जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी जीके का सेट नंबर 50। 20 प्रश्न इसमें लेके आया हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों ये जो सीरीज है मैं 10 तारीख तक कंटिन्यू रखूँगा इसको, क्योंकि 10 तारीख तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी के। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, जो एसएससी जीडी है जिन्होंने भी अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो वो अपना स्टेटस चेक कर लेना, क्योंकि कुछ जोन के जो स्टेटस हैं वो एसएससी ने शो कर दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख में है, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए किफ़ायती होगी। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, या कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट सीरीज सबके लिए है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से उनमें कौन सा एक नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक गृह था, जिसमें मिस्र की सभ्यता थी। ये आप याद रखना कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, उसके साथ साथ में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इसमें शामिल थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? इसके अलावा थी दक्षिण एशिया की सभ्यता, तो ये, और चीन की सभ्यता। तो ये 4 ऐसी सभ्यता थी जो समकालीन थी किसके? सिंधु सभ्यता के। तो हमें बताना है हमारे ऑप्शन कहाँ पर है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो अभी याद रखना, मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया और एशिया, इन 4 सभ्यताओं का जो काल था वो किसके समान था? सिंधु घाटी सभ्यता के समान था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों मिस्र के समकालीन थी, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया, लेकिन रूस के समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता चीन के समकालीन थी, ये भी आप याद रखना। अच्छा दोस्तों मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है? दोस्तों वर्ष 1921 में सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही खोजा गया था, और ये रावी नदी के तट पर था। ये भी आप याद रखना, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, ये भी आप याद रखना। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इसमें कॉपर प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनाना मानव सीख चुका था, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 2, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? दोस्तों पहले रेल बजट अलग आता था और केंद्रीय बजट अलग आता था, लेकिन आपको बताना है कि किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये आया था, ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, रेल बजट केंद्रीय बजट में शामिल हुआ था 2017-18 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष रेलवे के लिए एक अलग बजट का प्रावधान किया गया था, दोस्तों रेलवे के लिए एक अलग बजट 1924 में शुरू किया गया था। और कौन सी समिति थी? वो समिति थी एक बर्थ समिति। एक बर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को अलग पेश किया जाता था, और 1924 से लेकर 2017 तक जो मतलब रेल बजट था वो एक साथ क्या होता था? पेश होता था, अलग अलग पेश होता था। फिर 2017-18 में इसको अलग मतलब क्या कर दिया हमने? एक साथ कर दिया। तो 1924 से ये अलग अलग होता था, और 2017-18 से इसको क्या कर दिया हमने? एक साथ कर दिया, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे बजट की, क्या बजट शब्द जैसा कोई उल्लेख हमारे संविधान में है? तो दोस्तों हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है आर्टिकल 112, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को ही आम भाषा में बजट कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बजट शब्द है ना ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कभी क्वेश्चन आए कि बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच शब्द है बजट, और इसका मतलब होता है चमड़े का
थैला, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या आपसे पूछा जाए कभी कि भारत में पहला जो बजट था वो किसने पेश किया था। दोस्तों भारत में सबसे पहला बजट पेश किया था भारत के प्रथम वित्त मंत्री, वो थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी, इनके द्वारा भारत में सबसे पहली बार बजट पेश किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलिए आपके लिए प्रश्न ये है कि किस देश में शून्य आधारित बजट प्रणाली सबसे पहली बार शुरू हुई थी। शून्य आधारित बजट ये किस देश में सबसे पहली बार शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि बजट ये कौन सी नीति में आता है, तो बजट भारत सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार के आय और व्यय की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है, याद रखना, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। याद रखना, कई क्वेश्चन आए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्शल आर्ट थांगटा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों थांगटा मार्शल आर्ट ये भारत के किस राज्य में? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर, असम। तो इसका सही जवाब होगा थांगटा जो है ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, ऑप्शन सी मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का एक त्योहार याद रखना, संगई महोत्सव। संगई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया जाता है। और मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत की झील है लोकटक झील। और लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क भी है, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर कब बना था, दोस्तों मणिपुर बना था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना की गई थी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो मणिपुर है ना, इसका जो नया साल है वो क्या है? मणिपुर का नया साल चिरोबा कहलाता है। मणिपुर का नया साल क्या है? चिरोबा नववर्ष होता है मणिपुर का, ये भी आप याद रखें। मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका सिक्किम। दोस्तों सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखना। कौन से नंबर का राज्य था? 22वां। और सिक्किम में जो राजकीय पशु है, सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा, ये आप याद रखिएगा। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम। सिक्किम का एक डांस याद है ना, सिंघी छम। सिंघी छम ये कहाँ का डांस है? तो सिक्किम का। और दोस्तों सिक्किम में माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखें। उड़ीसा की बात करूं तो दोस्तों उड़ीसा का एक डांस याद रखना, गोटीपुआ डांस। गोटीपुआ डांस ये उड़ीसा में किया जाता है। और इसके साथ साथ घूमुरा, घूमुरा डांस ये युद्ध कला है एक तरीके की। तो घूमुरा डांस कहाँ होता है? उड़ीसा में घूमुरा डांस किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। बाकी उड़ीसा में एक खान याद रखना, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ की खान, तो ये उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर है? तो डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर एक द्वीप है उड़ीसा में, बीलर द्वीप जो है उसी का नया नाम है। और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ भी किया जाता है। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया, दोनों आप याद रखना। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखना। असम की बात करूँ तो दोस्तों असम का एक डांस याद रखना, बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा डांस असम का है। तबल चोंगली ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, तबल चोंगली कहाँ का डांस है? असम का। बाकी बिहू भी पूछता है एग्जाम में, बिहू कहाँ का डांस है? असम का। तो ये तीनों डांस असम के हैं। दोस्तों असम में माउंट कंचनजंगा नहीं, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। मानस नेशनल पार्क है, मानस। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क है, ये असम का ही नेशनल पार्क है। तो रायमोना नेशनल पार्क असम, ये भी आप याद रखना। दोस्तों असम की बात हो रही है तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। और असम के बारे में एक इसका सोल है गमोसा। गमोसा सोल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये भी आप याद रखना। गमोसा सोल इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ का? असम का। और दोस्तों असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप।
माजुली द्वीप ये कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और इसे 2015-16 में जिले का दर्जा भी मिल चुका है। दोस्तों असम का एक मेला है अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर में लगता है और ये गुवाहाटी में लगता है। याद रखना पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या था? मार्शल आर्ट थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की मार्शल आर्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है? कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि जो गैंडे का सींग है और मानव के जो बाल हैं किसके बने होते हैं। दोस्तों गैंडे का सींग और मानव के बाल ये एक प्रोटीन के बने होते हैं और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इस प्रोटीन को कहा जाता है केराटिन। केराटिन प्रोटीन इसके बने होते हैं गैंडे के सींग और मानव के बाल। साथ साथ जो नाखून होते हैं ना मानव के और पशुओं के खुर ये किसके बने होते हैं? ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस केराटिन प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में जो डेड सेल होती हैं डेड सेल को बनाए रखना। तो नाखून डेड सेल के बने होते हैं, बाल डेड सेल के बने होते हैं, हमारे मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है एमिनो एसिड। प्रोटीन की यूनिट क्या है? दोस्तों प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड कहलाती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो यानी कि प्रोजेक्ट एक सींग का गैंडा कब शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट एक सींग का गैंडा 2005 में लाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गैंडे का सींग केराटिन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है ये हमें बताना है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों चाय की अच्छी खेती के लिए गर्म जलवायु होनी चाहिए, साथ साथ वो नम होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा गर्म और नम जलवायु इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं बात करूं चाय की खेती के लिए मिट्टी अम्लीय होनी ज़रूरी है। अगर अम्लीय मिट्टी है तो चाय की खेती उसमें बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे चाय में कौन सा अम्ल होता है तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। ये भी आप याद रखना। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो चाय बोर्ड का मुख्यालय है कलकत्ता में। कभी आपके एग्जाम में आए कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों कलकत्ता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। अगर राज्य पूछेगा असम और शहर पूछेगा तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय होती है पश्चिम बंगाल में। ये शहर में लेकिन राज्य असम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाय की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु आवश्यक होती है। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहा गया? मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? दोस्तों डम्बे मार्शल आर्ट ये संबंधित है अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है 54। ये भी आप याद रखें। और कौन से महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? वो अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी आप याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपको ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है, एक महाद्वीप है। ये भी आप याद रखना। और एक देश का नाम भी है। अमेरिका महाद्वीप भी है। ये भी आप याद रखें। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, रेगिस्तान मरुस्थल नहीं है। तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो डम्बे मार्शल आर्ट कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इनकी शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है अगम सूत्र। ऑप्शन सी अगम सूत्र कहा गया है महावीर की शिक्षाओं का संकलन। क्लियर हुआ दोस्तों महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है शेर, सिंह। आपसे कभी पूछा जाए कि भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो शेर था। ये भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगम सूत्र कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पारंपरिक तारदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन ए टंगस्टन का बना होता है। आवर्त सारणी में टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। और दोस्तों टंगस्टन को वुल्फ्राम भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि वह कौन सी धातु है जिसे वुल्फ्राम कहा गया है तो टंगस्टन को वुल्फ्राम भी
कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण ही जो टंगस्टन है इसका फिलामेंट बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है तांबा। तांबा पहली धातु थी जिसका प्रयोग मानव के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछे क्यूपराइट, क्यूपराइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है क्यूपराइट। और दोस्तों भारत में राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, खेतड़ी की खान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, पूछता है इसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों लोहा। लोहा के बारे में बात करूँ तो लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क है। और मैग्नेटाइट में कितना परसेंट लोहा होता है? तो दोस्तों लगभग 72% लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। इसका सूत्र क्या होता है? Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। अच्छा, मैग्नेटाइट के अतिरिक्त और कौन सा अयस्क है? तो वो होता है आपका हेमेटाइट। दोस्तों हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, ये भी आप याद रखना। और इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3, ये हेमेटाइट होता है। बाकी एक और याद है ना, फूल्स गोल्ड, बेवकूफ़ों का सोना, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? FeS2, आयरन पाइराइट को मूर्खों का या बुद्धू लोगों का सोना कहा जाता है, आयरन पाइराइट। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है प्लेटिनम। प्लेटिनम को घोलने के लिए हम बनाते हैं एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया या जिसे हिंदी में आप बोलते हैं अम्लराज। दोस्तों एक्वेरेजिया कैसे बनता है? तो 3HCl प्लस HNO3, इनका मिश्रण एक्वेरेजिया कहलाता है। याद रखना, पूछ सकता है। तो ये अम्लराज है 3HCl प्लस HNO3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिजली बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। और बिजली बल्ब का जो कांच है वो कौन सा होता है? फ्लिंट कांच होता है। याद है ना, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिशन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों विदेशिया जो नृत्य है ये बिहार का नृत्य है। बिहार का नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार। बिहार का एक डांस और याद रखना, जटा जटिन। जटा जटिन ये कहाँ का नृत्य है? ये भी बिहार का नृत्य है। दोस्तों बिहार में एक पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग। बिहार में मधुबनी पेंटिंग भी बनाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कभी क्वेश्चन आए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बिहार में। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में। और सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती करने वाला राज्य भी बिहार है, ये भी आप याद। छठ पूजा मनाई जाती है बिहार में। पश्चिम बंगाल लिखा गया है दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में, ये आप याद रखना। और पश्चिम बंगाल का एक डांस है लाठी। एक और याद रखना, ब्रीता। ब्रीचा डांस कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और लाठी डांस कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। झारखंड लिखा गया है दोस्तों, झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना। और झारखंड का एक डांस याद रखना, दुमकच। दुमकच डांस कहाँ का है? झारखंड का। उड़ीसा की बात हम कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बिहार में एक गुफा और पूछता है एग्जाम में, बारबरा की गुफाएं कहाँ पर है? दोस्तों बारबरा की गुफाएं ये बिहार में है, ये भी आप याद रखना। और भारत में पहली डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, वो बिहार में बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो विदेशिया कहाँ का डांस है? बिहार का ही डांस है विदेशिया। नेक्स्ट प्रश्न। राजबाड़ी के अखंड खंडर भारत के किस राज्य में देखे जाते हैं? दोस्तों राजबाड़ी के अखंड खंडर ये नागालैंड में देखे जाते हैं, ऑप्शन डी। राजबाड़ी के खंडर नागालैंड में मिलते हैं। दोस्तों नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की गई थी। याद रखना, 1 दिसंबर 1963। और नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, अभी मनाया गया था 1 दिसंबर को हॉर्नबिल त्यौहार। कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। और दोस्तों नागालैंड का एक नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नागालैंड में। और नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। नागालैंड को योद्धाओं की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे असम की बात हम कर चुके हैं। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और शिलोंग पूर्वी खासी पहाड़ी पर आता है। खासी पहाड़ी। मेघालय कब बना था? 21 जनवरी 1972 को बना था, ये भी आप याद रखना। भारत में बादलों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय। और दोस्तों एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है उमंगोट। उमंगोट नदी ये किस राज्य में बहती है? तो मेघालय में बहती है उमंगोट नदी। मिजोरम लिखा गया है दोस्तों, मिजोरम का एक डांस याद रखना, चेराम डांस। और यहाँ का एक टाइगर रिजर्व दम्पा। डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। तो ये आप याद रखिएगा। राजबाड़ी के खंडर कहाँ मिलते हैं? नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फाल्कन कैपिटल
ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा गया है? तो फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नागालैंड को कहा जाता है। फाल्कन एक प्रकार का पक्षी होता है, एक प्रकार का बाज होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा दोस्तों, एक बिंदु और याद रखना, 2011 में किस राज्य की जो जनसंख्या थी वो माइनस में थी? नागालैंड की जनसंख्या माइनस में पहुंच चुकी थी। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 11 क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र अगर मैं आपसे पूछूं तो वो है आपका अमेरिका में। ऑप्शन सी, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र अमेरिका में है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं अमेरिका की बात करूं तो इसकी राजधानी वाशिंगटन है और वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ पर है? अमेरिका में है। यह भी आप याद रखें। और अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ये भी आप याद रखिएगा। रूस की बात करूं, इसकी राजधानी मॉस्को है। दोस्तों, रूस यूरेशिया में आता है लेकिन मॉस्को यूरोप महाद्वीप में आती है। ये भी आप याद रखना। रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। और रूस की संसद यानी कि इसकी संसद का निम्न सदन ड्यूमा कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रूस में यूराल पर्वत भी मिलेंगे, ये भी आप याद रखें, यूराल पर्वत। और रूस में सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी अभी रूस और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, वो आपको पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की 2 मुद्राएं हैं, दोनों आपको याद रखनी है, एक रेनमिनबी और एक है आपका युआन। तो रेनमिनबी और युआन ये कौन से देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। चीन का एक मरुस्थल याद रखना, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में स्थित है। दोस्तों, मैं भारत की बात करें तो भारत का एरिया कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल एरिया है। और भारत का कुल एरिया विश्व के कुल एरिया का 2.4% है। ये भी आप याद रखना। पूछ सकता है कि भारत का जो टोटल भूभाग है वो विश्व का कितना है? 2.4%। नेक्स्ट प्रश्न, इसने कहा गया पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी हैं? दोस्तों, हमें बताना है कि पश्चिमी घाट पर घने जंगल क्यों मिलते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट पर घने जंगल इसलिए मिलते हैं क्योंकि पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी ढलान अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मतलब क्या है कि ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे वर्षा होती है ओरोग्राफिक मतलब पर्वतों से टकरा के वर्षा होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे जंगल घने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहा गया कि प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश, अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है वर्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा ये वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? क्षोभमंडल में होती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइसोहाइट क्या होती हैं? आइसोहाइट मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं, उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? दोस्तों, इथेनॉल जो बनता है ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है? तो ये होती है फर्मेंटेशन। ऑप्शन डी, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शराब बनाई जाती है, इथेनॉल बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए कौन से खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना, इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिया, इसका नाम है सेरेबिसिया, इस खमीर का प्रयोग इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, इथेनॉल। और इसी इथेनॉल का प्रयोग आप शराब बनाने में करते हैं। दोस्तों, धोखे से भी आप कभी मैथिल अल्कोहल मत पी लेना, CH3OH, मैथिल अल्कोहल ये जहरीला होता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। शराब बनाने में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल को ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इथेनॉल किण्वन से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, खसरा की बीमारी किससे होती है? दोस्तों, खसरा मीजल्स की बीमारी किससे होती है? तो दोस्तों, मीजल का एक वायरस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वायरस। दोस्तों, क्या वायरस सजीव है या निर्जीव? तो दोस्तों, ना तो वायरस सजीव है और ना ही निर्जीव, ये इन दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। तो ये आप याद रखना, वायरस क्या है? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है।
ठीक है दोस्तों। और दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था दोस्तों? दुनिया का सबसे पहला वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस। और इस वायरस की खोज किसने की थी? इवानो बस्की के द्वारा दुनिया के पहले वायरस की खोज की गई थी, ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये है आपका पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, ये भी आप याद रखें। कोरोना वायरस आया था, ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। दुनिया की पहली जीवित कोशिका बैक्टीरिया था और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कवक। दोस्तों कवक को बोलते हैं फंजाई, और कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मशरूम, मशरूम एक ऐसा कवक है जिसको आप खा सकते हो, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो खसरा किससे होता है? खसरा होता है वायरस से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जब अपनाया गया तब कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों भारतीय संविधान को जब अपनाया गया तब 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितनी है? दोस्तों वर्तमान में 12 है, ये भी आप याद रखना। 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, संविधान दिवस कब होता है दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? दोस्तों खरीफ की फसल जो होती है ये मानसून की फसलें होती हैं। कौन सी फसलें? मानसून की फसलें। तो खरीफ फसल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों? इसमें मटर रबी की फसल है, कद्दू जायद की फसल है, और गेहूँ ये रबी की फसल। लेकिन मूंगफली, दोस्तों मूंगफली जो है ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फसल है यहाँ लिखी हुई है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखें कौन कौन सी खरीफ की फसलें दोस्तों? तो खरीफ की फसलों में चावल है, मक्का है, सोयाबीन है, और गन्ना है, मूंगफली है, और कपास है। ये सारी फसलें किसकी हैं? ये खरीफ की फसल है। रबी क्रॉप्स की बात करूँ तो वीट, ओट, यह है चिकपी है आपका, सरसों है आपकी, बादाम है, ब्रोकली है, ये सारी आपकी रबी की फसल है। उसके बाद में यहाँ देखें आप, तो ये जायद की फसल है। जायद की फसल मतलब समर की जो होती हैं, तो वाटरमेलन मतलब तरबूज, करेला, खरबूजा, खीरा, ये सब आपकी जायद की फसल है। तो ये मुख्य फसल है, ये आप याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक तो कपास बहुत आती है एग्जाम में। कपास किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तमिलनाडु में एक क्वेश्चन बताना है आपको कि तमिलनाडु में कौन सा त्योहार है जो मूंगफली के लिए होता है? तमिलनाडु का कौन सा त्योहार है जो मूंगफली के लिए मनाया गया है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, ये भी आप याद रखें। और बैरोमीटर में कौन सी धातु भरी जाती है? दोस्तों बैरोमीटर में पारा भरी जाती है, ये भी आप याद रखना। बैरोमीटर में कौन सी धातु होती है? पारा, Hg होता है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, ये आप याद रखें। फोटोमीटर क्या मापता है? तो फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता मापता है। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया है बोलोमीटर। दोस्तों बोलोमीटर क्या मापता है? बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापता है। ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण मापता है बोलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब कौन मापता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है कहाँ, कौन सी पहाड़ियों से? दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, और ये मैकाल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। और दोस्तों नर्मदा नदी पर एक बांध भी है, ओंकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखिएगा। और नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है, वो है आपका धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध
ये गुजरात में कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है पूरब की? तो दोस्तों ये पूरा एक भारत मान लें आप, ये भारत रफली, तो नर्मदा नदी यहाँ जाके गिरती है इस वाले भाग में, और ये है आपकी खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, ये भी आप याद रखना, ये पश्चिम की ओर बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के संकेत को किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों रिजर्व बैंक के द्वारा जो रुपए का संकेत है वो कब अपनाया गया था? एक बार देख लें कैसा संकेत था ये। तो ये ऐसा चिन्ह आप नोट पर देखते होंगे, ये चिन्ह। तो इस चिन्ह को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत की सरकार ने 2010 में इस चिन्ह को अंतिम रूप से स्वीकृति दी थी। दोस्तों ये जो चिन्ह है ना, ये दो शैलियों का मिश्रण है। इसमें एक तो देवनागरी का रे शब्द है और रोमन का आर शब्द है, इन दोनों का मिश्रण करके ये शब्द बनाया गया। तो कभी क्वेश्चन आए कि रुपए का जो संकेत है ये कौन सी दो शैलियों का मिश्रण है? एक देवनागरी और एक रोमन शैली का मिश्रण है, और ये बनाया किसने था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था। ये भी आप याद रखना, किसने बनाया था? उदय कुमार धर्मलिंगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 2010। दोस्तों 2010 में एनजीटी की स्थापना भी की गई थी। कभी क्वेश्चन आए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था? 2010 में, और 2010 में ही हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया था। ये भी आप याद रखें कि हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब बना था? 2010 में बना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? भारत में पीर बुधान मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? दोस्तों भारत में पीर बुधान मेला जो लगता है ये कहाँ लगता है हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में लगता है पीर बुधान मेला। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक खान याद रखना, पन्ना की खान, और पन्ना की खान ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे हरियाणा की, हरियाणा का एक मेला याद रखना, सूरजकुंड मेला। हर साल फरवरी के माह में लगता है ये सूरजकुंड मेला, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, सूरजकुंड मेला हरियाणा। ये भी आप याद रखें। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जो मेला, कुंभ का मेला यूपी में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। बाकी तो यूपी के इतने सारे मेले हैं, क्या बताऊँ आपको। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर का, नौचंदी मेला मेरठ का हो गया आपका, बटेश्वर मेला हो गया आगरा वाला, सुलहकुल मेला हो गया आपका आगरा वाला ही। तो बहुत सारे मेले यूपी में लगते हैं। उत्तराखंड की बात करूँ तो इसे देवभूमि कहा जाता है, याद रखना। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, 9 नवंबर सन 2000 को। तो दोस्तों ये था आज का एसएससी जीडी स्पेशल जीएस का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत नॉलेज भरी क्लास थी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। नए मॉक टेस्ट के साथ मिलूँगा, तो मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।